नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और इस लोकतंत्र का जो प्राण है वो कहा जाता है चुनाव को, वोट को। अगर आप चुनाव के कुछ फीचर्स को समझने की कोशिश करें तो इन फीचर्स में वोटर है, वोट कराने वाला चुनाव आयोग है, वोट की अपील करने वाले लीडर्स हैं और बूथ तक वोटर्स को ले जाने वाला कैडर्स है। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जो आपने देखे, लेकिन इन की फीचर्स में भी जो सुपर की है वो है इलेक्शन कमीशन, वो है चुनाव कराने वाली संस्था यानी चुनाव आयोग। और वो पिछले आज़ादी के बाद से, या ये कहिए कि 1951-52 से लेकर आज तक जो चुनाव करा रही है, उन चुनावों की यात्रा क्या रही है, उस यात्रा की अगर आप शुरुआत की बात करें तो वहाँ पर वो बहुत ही साधारण तरीके से उस चुनाव को संपन्न कराने की शुरुआत 1951-52 में हुई। आइडिया तो ये था इलेक्शन कमीशन का कि उसने वहाँ पर एक कैंडिडेट का लिए बैलेट बॉक्स रखा, उसका उस पर फोटो भी चिपका दिया, नाम भी लिखवा दिया। लेकिन सेम टाइम में करीब 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हिस्सा लिया और तब से लेकर अभी तक ये पॉलिटिकल पार्टीज़, इनकी संख्या हजारों में है। और इस सारे के सारे जो प्रयास और पर्व है, इसको बड़ी कुशलता के साथ चुनाव आयोग इस पूरे के पूरे क्रियाकलाप को संपन्न भी कराता है। लेकिन इसमें जो तकनीकी है उसने इसे कितना आसान बनाया है, तकनीक की जो यात्रा है वो यात्रा किस तरह से रही है, इस सब पर अपना नज़रिया हमारे साथ साझा करने के लिए जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ शशि शेखर वेम्पति जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राज्यसभा टीवी के सीईओ रहे हैं, प्रसार भारती के सीईओ रहे हैं और अभी को फाउंडर हैं आप डीप टेक फॉर भारत फाउंडेशन के। सरकार की कई कमिटीज़ में हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है संसद टीवी में। नमस्कार। और सबसे पहला एक सवाल मैंने इस बहाने से पूछ ही लिया कि जो चुनाव में तकनीकी की यात्रा है, उस यात्रा को सरसरी तौर पर आप किस तरह से जो भारत का चुनाव प्रक्रिया है, जैसे आपने कहा महापर्व है, करीब 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाता, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस है। तो इसको संभालना बिना टेक्नोलॉजी के तो संभव ही नहीं है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तब दूरदर्शन पे सीधा प्रसारण होता था चुनाव जब होते थे, उसका रिजल्ट्स का, काउंटिंग का। तो बड़े बड़े ड्रम होते थे, उसमें सारे बैलेट को मिलाया जाता था, 5 दिन तक काउंटिंग चलता था। एक अच्छा था कि दूरदर्शन पे मिक्सिंग होती थी, काउंटिंग होती थी और फीचर फिल्म देखने को मिलता था कंटिन्यूअसली। तो उस ज़माने से आज हम पहुँचे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़माने में, जहाँ काउंटिंग लगभग एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। और आप देखेंगे दुनिया के जो सबसे एडवांस्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, जो अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसीज करते हैं, एक तरह से अपने आप को दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, आज उनका ये हाल है कि उनका ना तो कोई स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है वोटिंग का, उनके हर प्रदेश में अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग प्रक्रिया है। और पिछली बार हमने देखा था जब वहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, बिल्कुल करीब महीने तक उनका नतीजा फाइनल नहीं हुआ था। तो वो तो चुनाव वैसे भी 2 साल तक चलता है, बड़ा लंबा चुनाव। तो इस मामले में मुझे लगता है पूरे विश्व में डेमोक्रेसी को लेकर, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को लेकर हमने जो प्रोग्रेसिव कदम लिए इलेक्शन कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के द्वारा, जो टेक्नोलॉजी के यूसेज के द्वारा, ये आई थिंक एक तरह से अनपैरेलल्ड है, क्योंकि इस स्केल में कोई भी देश पूरे दुनिया में नहीं करता। वेम्पति जी, तकनीकी ने भारत में इलेक्टोरल सिस्टम को, चुनाव को कितना एफिशिएंट और एक्यूरेट बनाया है, इसको भी कुछ आप बता सकेंगे? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है जो चुनावी जो वोटर लिस्ट बनते हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन, उससे पहले जो प्रक्रिया है वोटर रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। मुझे याद है कुछ साल मैं, क्योंकि काफ़ी समय देश के बाहर था, और जब मैं वापस लौटा भारत देश में तो मुझे फिर से रजिस्टर करना था। तो जो ऑनलाइन सिस्टम है वो बहुत ही आसान कर दिया वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। और जो वेरिफिकेशन है, आजकल आप वेब पे जाके वेरीफाई कर सकते हो आपका नाम ठीक है क्या, आपका एड्रेस ठीक है क्या, किस बूथ पे आपका वोटिंग होने वाला है। तो एक तरह से ये पूरा आसान हो गया। आजकल मैं देख रहा हूँ इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने इतना एडवांस कर दिया कि व्हाट्सएप पे आप क्वेरी करके बॉट के साथ आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई करवा सकते हैं। तो
तो पूरा जो वोटर रजिस्ट्रेशन से लेके वोटर लिस्ट बनने तक का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया, बहुत एफिशिएंट हो गया है। लेकिन एक बात इसके बावजूद भी अभी लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि जब स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं उनमें मैं वोटर हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम हो, लेकिन जब वही चुनाव विधानसभा या लोकसभा के लिए होता है तो वहाँ इलेक्टोरल रोल जो है वो बिल्कुल अलग होता है, उसमें मेरा नाम हो सकता है। मतलब मतदाताओं की कुल संख्या स्थानीय निकायों के चुनावों के हिसाब से जोड़ी जाए तो देश में अलग है, और अगर वही संख्या विधानसभा और लोकसभा चुनावों के हिसाब से जोड़ी जाए तो वो अलग है। ये इस तकनीकी के मामले में हम इतना पुख्ता होते जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम इस एक्यूरेसी तक इलेक्शन कमीशन को आ जाना चाहिए? देखिए, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ये तो प्रोसेस का इशू है, क्योंकि जो असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है, ये तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन देखता है। बाकी जो लोकल जो इलेक्शन होते हैं उनको जो स्टेट लेवल के जो इलेक्टोरल बॉडीज हैं वो मैनेज करती हैं। तो एक तरह से ये जो अभी चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, अगर ये आ जाए तो ये भी मुझे लगता है कि ये सारा अलाइनमेंट हो जाएगा, पूरे वार्ड लेवल से लेकर पार्लियामेंट तक सारे चुनाव को जो एक तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। फेक वोटर एक बड़ी समस्या है। आज ही कोई सज्जन मुझे कह रहे थे कि मेरा वोट दिल्ली में भी है और मेरा वोट बिहार में भी है। हम जाहिर तौर पर सॉफ्टवेयर के मामले में और डिजिटलाइज होने के मामले में बहुत एडवांस चल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन भी इन सब चीज़ों का उपयोग करता है, लेकिन उन भाई साहब जैसे बहुत सारे भाई साहब और भी हैं देश में। देखिए, इसलिए जो सीडिंग किया था आधार को लेकर, आधार से वोटर आईडी को जोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये मैंडेटरी नहीं है, तो इस तरह के कुछ इंस्टेंसेस अभी भी शायद होते होंगे। पर मुझे लगता है आगे चलकर जब ये सीडिंग एक तरह से पूरा हो जाए और सभी जो नागरिक है उनका जो आधार आईडी है और चुनाव आईडी है ये लिंक हो जाए, मुझे लगता है इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। और इस मामले में हम अगर बाकी देशों के कंपैरिजन में हम बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल है, ऐसा उन्होंने इसको राजनीतिक मामला बना दिया कि वहाँ पे आप किसी वोटर से आइडेंटिटी मांगोगे तो वो भी गलत है। देखिए, तो एक चीज़ और है, एक तो फेक वोट की बात है, एक ये है कि फेक वोट को ग्राउंड पर डालने वाली बात है। जब हम छोटे थे, जब बैलेट से वोट हो रहा था, तब हमने अपने गांव में, अपने यहाँ बूथ को लूटते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने हमने गोलियां चलते हुए देखा, ये हमने देखा है। लेकिन अभी वो सब तो नहीं होता है, लेकिन हम अभी भी ये देख रहे हैं कि जब मैं मेरे बूथ पर जाता हूँ, मेरे जाने से पहले मेरा वोट डल चुका होता है, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अधिकार पहले ही उपयोग में आया जा चुका होता है। इससे भी तकनीकी कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट कर सकती है, टेक्नोलॉजी कर सकती है, पर मुझे लगता है इसमें उस पहले के जिस तरह फेक वोटिंग होती थी आजकल मुझे नहीं लगता होता, क्योंकि जो बूथ में सारे पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सब अपने लिस्ट में चेक करते हैं, तो ऐसा बहुत ही नामुमकिन है कि होगी। लेकिन अभी भी वे लोग जिनका कहीं दबदबा होता है, ठीक है, अभी भी वो वाले जो इक्वेशन है वो यूज करके और वैसा होता मुझे लगता है बहुत ही छोटा प्रतिशत होगा, अगर होगा भी तो। पर इसके भी कुछ हल है, कुछ ना कुछ टेक्निकली मेजरमेंट बेस्ड हल है, क्योंकि जैसे अभी आप देख लिए डिजी यात्रा आ गया एयरपोर्ट्स पे, आप अपने आधार आईडी को आपने लिंक कर दिया बोर्डिंग पास के साथ, उन्होंने आपका चेहरा देख लिया और वेरीफाई कर दिया। बिल्कुल, तो इस तरह के सिस्टम्स आ सकते हैं बहुत ही जल्द। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? आज हम ईवीएम के साथ हैं, क्या हम और भी आगे जाएंगे? ये यात्रा आगे भी जा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को उठाया कि इंटरनेट बेस्ड वोटिंग का ट्रायल हो। किसका? इंटरनेट, ओके, ई वोटिंग। और जैसे जो लोग देश के बाहर हैं उनको चुनाव के साथ कैसे जोड़ा जाए, तो मुझे लगता है ये सारे संभावनाएं बिल्कुल पॉसिबल है आगे चलकर। पर इसमें इश्यूज भी है, चैलेंजेस भी है, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू होगा। चैलेंज तो ईवीएम को लेकर भी था, लेकिन उसको भी शॉर्ट आउट किया गया। क्या आपको ये लगता है कि ई वोटिंग, अगर इलेक्शन कमीशन इतना प्रोग्रेसिव स्टेप उठाता है, तो तब क्या ये जो हमारा फ़ोन है यही हमारे लिए बूथ हो जाएगा? और क्या तब पीठासीन अधिकारी, सिक्योरिटी फोर्सेस और ये सब मतलब ये बीते ज़माने की बात हो जाएंगी? क्या हम इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, तब शायद मैं मेरा वोट डाल पाऊंगा, तब वो आदमी मेरा वोट नहीं डाल पाएगा।
जो डालता है? बिल्कुल, ये आई थिंक संभावना बिल्कुल हो सकती है आगे चलकर। पर इसमें यही इशू होगा कि क्योंकि सारे देश को एक साथ वोट डालना है, तो एक प्रक्रिया आज बूथ पे सभी लोग जाकर डालते हैं, तो उसका एक सैंक्टिटी है जो शायद अगर सब अपने मोबाइल फोन पर वोट डालना शुरू कर दे तो ये थोड़ा कौन बनेगा करोड़पति की तरह हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता उस हद तक हम जाएंगे, पर टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज हो सकता है। मैं कुछ देशों में देख रहा हूँ, पूर्वी यूरोप में एस्टोनिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ये सब शुरू हुआ। लोगों ने अपने ही फ़ोन से, अपने ही लैपटॉप से वो अपनी कोई ओपिनियन ड्राइव करते हैं और फिर वो चीज़ें। मैं वहाँ की प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा, पत्रकारों से पूछता है कि सब कुछ तो आपने ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के हाथ में दे दिया है। तो वो कहते हैं कि ये सही है, सरकार को वहाँ होना ही चाहिए जहाँ लोग हैं। तो इस दिशा में दुनिया में कुछ हमें एग्जाम्पल दिखते तो ज़रूर हैं। बिल्कुल, आई थिंक एस्टोनिया एक ऐसा देश है जो डिजिटल के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। पर ऐसा नहीं है कि भारत देश पीछे है। वोटिंग को अगर अलग रखे पर ओपिनियन को हम सामने रखें तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने माईगव प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया था। बिल्कुल, आज अगर देखेंगे माईगव प्लेटफॉर्म पे कई सारे विषयों पर जो पब्लिक का जो ओपिनियन है, पब्लिक का जो फीडबैक है, वो सोर्स होता है। तो एक तरह से वोटिंग को हम अलग रखें पर जो सिटीजन एंगेजमेंट है, सिटीजन फीडबैक है, ये मोबाइल फोन के द्वारा आज माईगव से हो ही रहा है। एक आखिरी सवाल, एआई सबसे लेटेस्ट है, इसके इलेक्शन में कोई इस्तेमाल होने की कोई किसी तरह की संभावना, किसी तरीके से संभावना, उसको आप कहीं? देखिए, इसमें दो पहलू है। एक तो कैंपेनिंग में एआई का इस्तेमाल जो अभी प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, जो अपने भाषण को अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। एक साथ 10 जगह मोदी जी खड़े होकर भाषण दे सकते हैं और अलग अलग भाषा में राहुल जी दे सकते हैं, उस प्रदेश का जो भाषा हो उस भाषा में स्पीच देना। दूसरा जो एआई को लेकर एक तरह से डर है कि डीप फेक्स, जो एक तरह से जो फेक वीडियोस हैं, ये प्रचलित हो और इससे फिर माहौल को खराब कर दिया जाए। तो इसके ये एक और नेगेटिव सा डायमेंशन है एआई को लेकर। पर जो पोल प्रोसेस है, जो इलेक्शन कमीशन का जो काम है, उसमें एआई का भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अभी हर पोलिंग बूथ में बिल्कुल इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं, पर इनको मॉनिटर करना मैन्युअली बिल्कुल ही संभव नहीं, और वो मैन्युअली जो है वो बाइस्ड भी होता है कई बार। तो आज ऐसे स्टार्टअप है जो जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जो इस सीसीटीवी फुटेज को लाइव रियल टाइम में एनालाइज करके वो अलर्ट भेज किसी कंट्रोल रूम को भेज रहे हैं कि अगर वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वेम्पति जी। और हमें जिस तरह से यहाँ पर वेम्पति जी ने समझाने की कोशिश की और भविष्य के चुनाव प्रक्रिया, प्रणालियाँ और उनमें तकनीकी के इस्तेमाल की तरफ जो संकेत मिले हैं, और वो संकेत ऐसा नहीं है, अगर संकेत हैं, ड्रीम हैं, तो वो सपने जो हैं कई बार पूरे भी होते हैं। और ये लोकतंत्र आपके लिए शायद तकनीकी के माध्यम से बहुत ही सहज और सरल हो सकेगा, जिसमें आप बहुत आसानी से शिरकत कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।